वेलकम टू आवर चैनल एकेडेसिया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट विच इज़ काइनेमेटिक्स। इसके पहले जो हम पढ़े थे मैथमेटिकल टूल्स, वो अपना कोई एक्चुअल फिजिक्स नहीं था, वो बेसिकली मैथमेटिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हम यूज़ करके अपना फिजिक्स सॉल्व करेंगे। अब बात करें अपने अगर फर्स्ट यूनिट की, तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं जो अपने फर्दर क्या बनेंगे, फिजिक्स के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर्स। ये पूरा का पूरा यूनिट, जैसे फिजिक्स को हम यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर यूनिट्स की बात करें तो जैसे फर्स्ट यूनिट अपना काइनेमेटिक्स है, फिर इसके बाद मैकेनिक्स आएगा, फिर वेव्स, ऐसे कर करके कुछ यूनिट्स आएंगे जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। पार्टिकुलरली इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बात करें अगर हम इस यूनिट की, तो इट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है अपने पास रेक्टिलिनियर, सेकेंड चैप्टर है प्रोजेक्टाइल और थर्ड चैप्टर है रिलेटिव। सो फर्स्ट जो है अपना रेक्टिलिनियर मोशन, वो क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी एक डायरेक्शन में मोशन। ये बेसिकली जो अपने नाम से क्लियर है, लीनियर का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक लाइन में मोशन करना या किसी एक डायरेक्शन में मोशन करना। तो अगर किसी एक डायरेक्शन में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं हम कि 1 डायमेंशनल मोशन है वो। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में या फिर एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। अगर बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी एक प्लेन में मोशन करना, किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी एक प्लेन में मोशन। लाइक कि अगर ये XY प्लेन, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें, ऐसे वेक्टर्स के समय हम बात कर रहे थे कि ये अपना क्या होगा, XY प्लेन। ये बोर्ड क्या अपना XY प्लेन। तो अगर इसमें अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन हम स्टडी करें तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेनर मोशन है, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है। अगर ये अपना X एक्सिस हो और ये अपना Y एक्सिस हो, तो एक पॉइंट पे ये X में भी मूव कर रहा है और ये Y में भी मूव कर रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली प्रोजेक्टाइल में हमें ऑब्जेक्ट्स का प्लेनर मोशन पढ़ना है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल कैसे हुआ, 2 डायमेंशनल ये कैसे हुआ, X में भी मूव कर रहा है, Y में भी मूव कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। थर्ड चैप्टर है जो रिलेटिव मोशन। इसमें बेसिकली जैसे कि रेक्टिलिनियर में हम क्या बात कर रहे थे, किसी एक ऑब्जेक्ट का 1 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल वाले में क्या बात करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट का प्लेनर मोशन। ठीक है, थर्ड यूनिट है जो अपना रिलेटिव मोशन, उसमें हम क्या बात करेंगे, अब एक ऑब्जेक्ट, जैसे लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट का हमने रेक्टिलिनियर भी बात कर लिया, एक ऑब्जेक्ट का हमने प्रोजेक्टाइल भी बात कर लिया। तो रिलेटिव में हम क्या कर रहे होंगे, रिलेटिव में हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चलाएंगे, वो लीनियरली भी और प्लेनर भी, और उसके बाद हम उन दोनों का एक साथ स्टडी करेंगे, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे, एक दूसरे के रिलेटिव। तो बेसिकली रिलेटिव मोशन में हमें क्या डील करना है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन। ठीक है, या किसी 2 ऑब्जेक्ट्स का किसी एक के रेस्पेक्ट में मोशन। या फिर इस वाले चैप्टर में हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम देखेंगे। तो कुछ सारी चीज़ें हैं जो हमें इन सारे चैप्टर्स में देखना है। बेसिकली काइनेमेटिक्स, इतना हम ध्यान रख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स ओवरऑल डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मोशन और रेस्ट की, कि बेसिकली मोशन होता क्या है और रेस्ट क्या होता है। मोशन एंड रेस्ट, इन 2 चीज़ों का एक क्लियर कट हमारे मन में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि मोशन और रेस्ट हम किस कंडीशन में बोल सकते हैं। तो मोशन का जो बेसिक डेफिनेशन हमारे मन में आता है वो क्या आता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ़ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, that object is said to be in motion। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर रेस्ट की बात करें तो ठीक मोशन के ऑपोजिट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अच्छा, ये मोशन और रेस्ट दोनों के दोनों फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। अब फ्रेम डिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या है वो समझते हैं। फ्रेम डिपेंडेंट बोलने का मतलब ये होता है, इसको हम वेरिएंट भी बोलते हैं, इसी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम वेरिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं उनको हम इनवेरिएंट बोलते हैं, जो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको वेरिएंट बोलते हैं। वेरिएंट बोलने का बेसिक मतलब ये है कि ये फ्रेम चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि लेट्स से कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो,
तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हर इंसान, एक चलती ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हर इंसान आपको कैसा दिखाई देगा? मोशन में। अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप स्टेशन रखो और आप देख रहे हो ट्रेन के अंदर जाने वाले हर एक इंसान को, तो वो सारे के सारे लोग आपको मोशन में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने का मतलब कि आप अपने को अब एज्यूम करो कि आप ट्रेन के अंदर हो। अब आपको ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति रेस्ट में दिखाई देगा और स्टेशन पे खड़ा हुआ हर इंसान मोशन में दिखाई देगा, जो कि पीछे जा रहा होगा। अगर ट्रेन आगे जा रही है तो जो स्टेशन पे खड़े लोग हैं वो आपको पीछे जाते दिखाई देंगे। तो जैसे ही आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, जो लोग पहले रेस्ट में थे, लाइक जब आप स्टेशन पे थे तो स्टेशन के सारे लोग रेस्ट में थे, ट्रेन के सारे पैसेंजर्स आपको चलते दिख रहे थे। जैसे ही आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करा, आप ट्रेन के अंदर गए, स्टेशन के सारे लोग आपको मोशन में दिख रहे हैं और ट्रेन के अंदर के सारे पैसेंजर्स आपको रेस्ट में दिख रहे हैं। बेसिक ये एग्जांपल से समझने का मतलब ये है कि मोशन और रेस्ट जो भी हम डिफाइन करते हैं वो हमारे फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर दें तो मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो हमें रेस्ट में दिखाई देने लगे, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई देने लगे। तो बेसिकली ओवरऑल ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको हम वेरिएंट भी बोलते हैं। वेरिएंट बोलने का बेसिक मतलब क्या है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वेरी कर सकता है, कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो मोशन वाली चीज़ें रेस्ट में आ सकती हैं, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो रेस्ट वाली चीज़ें हमें मोशन में दिखाई दे सकती हैं। तो ये था काइनेमेटिक्स का एक छोटा छोटा ओवरव्यू। अब हम इसको चैप्टर वाइज डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। ये अपना फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर के बारे में हमें क्या पता है? ये लीनियर का बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी एक टाइम में एक लाइन में मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। किसी भी एक टाइम पे अगर किसी एक लाइन में सिर्फ मोशन हो रहा है तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो लीनियर मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन के लिए डिफाइंड है। बस कंडीशन क्या है कि किसी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या एक ही डायमेंशन में मूव करना है। लेट्स से कि ये एक्स में मूव कर रहा होगा तो भी ये क्या है? लीनियर मोशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट पे एक टाइम में वाई में मूव कर रहा है तो ये भी क्या है? ये लीनियर मोशन। या फिर ये जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए रेक्टिलिनियर मोशन के लिए कि ये एक टाइम पे किसी एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में क्या लिख सकते हैं हम कि ये क्या है? बेसिकली 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि वन डायमेंशनल तो है लेकिन किसी भी एक डायमेंशन में जैसे मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? लीनियरली जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये लीनियर मोशन है, ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर ये लीनियर नहीं जाएगा, अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर कर्व बनाता हुआ गया तो अगर ये लेट्स से कि अगर ये कर्व बनाया तो इसका मोशन कुछ वाई में भी हो रहा है, तो ऐसा मोशन तो हो नहीं सकता है। किसी एक डायमेंशन में सिर्फ मूव करना है तो कैसे मूव करेगा? लीनियरली। सो रेक्टिलिनियर के बारे में ये दो पॉइंट्स हम ध्यान रख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? वन डायमेंशनल, और सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास कि ये लीनियरली मूव करता है। इस वाले मोशन में ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे? लीनियरली। अच्छा, अब इस चैप्टर में फर्दर मूव करने से पहले एक दो चीज़ें जो हम वेक्टर्स में पढ़े थे उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो अपना मेन चीज़ है इस चैप्टर में या फिर इस पूरे यूनिट में या फिजिक्स में बार बार वो चीज़ें यूज़ में आएंगी। वो चीज़ें हैं पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट का, लेट्स से कि हमारा जो एक्सिस था, एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस। तो अगर इस कैप की हम लोकेशन की बात करें तो लेट्स से कि इसका कुछ एक्स में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वाई में कुछ कोऑर्डिनेट और जेड में कुछ कोऑर्डिनेट। तो अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स में कितने डिस्टेंस पे है, वाई में कितने डिस्टेंस पे है और जेड में कितने डिस्टेंस पे है। ये इस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का क्या है? पोजीशन है। जैसे ही हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बात करना होता है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब कि अगर अपना एक्सिस हम लेट से यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लो कि अपना ओरिजिन यहाँ पे है, 0,0,0 बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो अगर इस कैप की हम बात करें तो यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है? x, y, z पे, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? x, y, z। तो ये तो अपना था पोजीशन। अब अगर बात करें पोजीशन वेक्टर की, ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या करते हैं कि जो भी अपना पोजीशन है उसमें से ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बात कर रहे हैं, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जो भी अपना पोजीशन है उसमें से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई कैप,
वाई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। ठीक है, अब जब पोजीशन वेक्टर लिखने की बात आएगी तो क्या करेंगे, ओरिजिन को इस वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा बेसिकली x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। अगर लेट से कि यहाँ पे एक कोई दूसरा पोजीशन होता ए बी सी, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होता तो क्या करते, दिस माइनस दिस, तो वो क्या होता है x माइनस ए आई कैप, वाई माइनस बी जे कैप, जेड माइनस सी के कैप। ठीक है, तो अभी हमारे पास पोजीशन वेक्टर, अभी हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, इस पार्टिकल का, जो भी हमारा पार्टिकल था उसका ये पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो ये तो अपना हो गया पोजीशन वेक्टर। अब अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से कि हमें अगर पोजीशन वेक्टर दिया और हमसे पूछे कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो बेसिकली जो अपना वेक्टर आता है हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जो भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड विल बी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जो पता होती हैं, कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स जो कि हमारे जूनियर क्लासेस में नहीं थी या कुछ अगर हम भूल गए हों तो उन चीज़ों को हम एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें बार बार यूज़ में आनी है। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ इज़ नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के डेफिनेशन में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, द एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। ठीक है, कि लेट से कि अगर एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरीके से होता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। लेट से कि ये ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, जिस भी पाथ को वो चूज़ कर रहा है। अगर फर्स्ट पाथ ये है अपना, सेकंड पाथ ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पाथ के ड्यूरेशन में उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो पूरा कर्व है इसका लेंथ जो भी है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर फर्स्ट पाथ को वो चूज़ करता है तो इस वाले मोशन के टाइम पे ये जो एक्चुअल पाथ है इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड विल बी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हम उन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दें। तो ये वाला जो पाथ है ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो पाथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कि अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो इन दोनों पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट वेज हैं, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और ये वाला जो पाथ है यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तो छोटा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में और क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब ये स्केलर और वेक्टर कैसे हो रहा है, लाइक कि अगर हमें डिस्टेंस की बात करनी है, अगर आप हमसे कोई बोलता है कि आप 4 मीटर चलो, ठीक है, 4 मीटर चलो विदाउट डायरेक्शन स्पेसिफिक, कि अगर हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। की अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से उसको 4 मीटर चलना है, वो किसी भी डायरेक्शन में 4 मीटर चल सकता है, इधर 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 इधर। तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस विथ डायरेक्शन हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, डिस्टेंस स्केलर हुआ, तो वो वाली चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का सॉल्व कैसे करेंगे हम, वेक्टर वाले मेथड से। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो कैसे करेंगे हम, वेक्टोरियल अप्रोच से करेंगे। स्केलर है ये, तो इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी पॉइंट का अगर लेट से कि हमें निकालना हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले 3,2,1 पे, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन भी जो लिख रहे होंगे हम डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, वो कैसे लिखेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में। तो अगर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल पहले 3,2,1 पे था, इसका फाइनल पोजीशन जो भी रहा 5,4,3 हुआ। ठीक है,
इसका जो फाइनल पोजीशन है वो कितना हुआ 5, 4, 3। इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना रहा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना रहा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में कैलकुलेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो उसका क्या करेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में कैलकुलेशन। तो वेक्टोरियल फॉर्म में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इस वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन में से घटा दो, इस वाले पॉइंट को क्या करो, फिर से ओरिजिन में से घटा दो, तो यहाँ का ही पोजीशन वेक्टर मिल गया, यहाँ का ही पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब फाइनल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा आर से। डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कितना है, इसको लिख लो R2 माइनस R1। लेट से कि ये फाइनल पोजीशन को R2 बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन को R1 बोल रहे हैं। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 2i कैप प्लस 4 माइनस 2 2j कैप प्लस 3 माइनस 1 2k कैप। तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका लिटरल मतलब क्या है कि i में या फिर x डायरेक्शन में 2 यूनिट का मोशन, 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में या फिर j कैप में 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, और z में भी 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट। अगर अब बात करें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने, यहाँ से यहाँ में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो जो भी अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी का भी जैसे लेट से कि अगर कोई वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इसमें अगर ऐसा बना दें तो इसका मतलब है कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दें हम, तो उससे क्या मिलता है हमें, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल गिव अस डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के मोशन में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना होगा, 12 को अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√3। 2√3 कैसे लिखे, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 पेयर होके एक बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम 2√3। 2√3 मीटर्स कर लो, अगर ये मीटर्स में दे रखा हो तो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखें तो यूनिट बगल में लिख देते हैं उसके। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2√3 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी अगर लेट से कि पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये यही होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर फॉर्म में रखना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में एक और बात ध्यान में रख सकते हैं कि वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। कि अगर यहाँ से एक पार्टिकल चल के, लेट से कि एक पार्टिकल यहाँ से चल के फिर यहाँ आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से जो यहाँ वाला डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से क्या था ये, फाइनल पोजीशन क्या है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ वाला। तो एक ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब सिंस ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन डिफाइंड है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की बात करनी है तो डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या होगा इसका डायरेक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें छोटे छोटे, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, 9th वाले क्वेश्चन, 9th में पहली बार पढ़ते हैं, 9th वाले क्वेश्चन हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करके यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, और इसका इस सेमी सर्कुलर का जो रेडियस है वो r है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना होता है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो एक सर्कल में अगर एक पार्टिकल मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो अगर सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस सरकमफेरेंस का हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट विल बी πr मीटर। πrm नहीं है, ये πr मीटर्स है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन कैसा होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r i कैप क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर है इसका, x में, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ठीक है, तो 2r i कैप बेसिकली इंडिकेट्स कि ये i में या फिर x डायरेक्शन में
2r मूव करा है इसने, या फिर इसके पोजीशन में कितना का चेंज आ रहा है, 2r का। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इस पे जो सबसे स्टैंडर्ड चीज़ होता है, अगर हमें बहुत अच्छे से समझना हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है, तो अगर इसको एक ग्राफ के थ्रू समझें कि लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है। लेट्स से कि यहाँ से मोशन स्टार्ट करा इसने, ये पहले इतना डिस्टेंस आगे की तरफ गया, फिर यहाँ से पीछे आया इतना, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। अब इसी चीज़ को हमें ग्राफ के थ्रू बनाए कि लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा है और इसके डिस्टेंस का ग्राफ है कुछ, ठीक है, इसके डिस्टेंस का ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अज्यूम करो कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। हमें ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट एक बार जब अपना मोशन स्टार्ट किया इसने, तो ये रुका नहीं है, बीच में किसी भी पॉइंट पे ये रुका नहीं है। और अगर हमें ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का कुछ इस तरीके से दिया हो, तो इस ग्राफ में फॉल्ट कहाँ पे है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि इस ग्राफ में फॉल्ट कहाँ पे है, तो इस चीज़ को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो अगर इसको सोचने का तरीका क्या होगा, पहले वो समझते हैं कि हमें ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बार ये पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये पार्टिकल कहीं पे रुका नहीं है। कहीं भी रुका नहीं है का मतलब क्या है कि अगर ये पार्टिकल, लेट्स से कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह मूव कर रहा है, तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम कितना बोलेंगे, इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा लेंथ लेंगे हम। अगर ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो 5 + 10 + 10 + 10, फिर ये वाला डिस्टेंस अगर 1 मीटर ले लें तो वो भी 1 ऐड करना होगा, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल एक बार चलना स्टार्ट कर दे और वो किधर भी जाए, वो वापस अपने पोजीशन पे आए, वहाँ से पीछे जाए, आगे जाए, उस पार्टिकल का डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है। अगर वो मोशन में है तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। डिस्टेंस को हमको, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम अंडर रूट में स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव मैथ में बस कॉम्प्लेक्स नंबर में ही वैलिड है, बाकी हर जगह पे वो रूट में नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट ही करते हैं कि कुछ इनवैलिड सी चीज़ है वो। तो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। तो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल स्टार्ट कर दिया अपना मोशन, एक बार वो अपना मोशन स्टार्ट कर चुका है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या कम तो नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ जहाँ जहाँ डिप कर रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के कर्व में ये क्या है, फॉल्ट वाली चीज़ें ये है कि एक बार कोई पार्टिकल स्टार्ट कर दिया मोशन और वो मूव कर रहा है, तो बेसिकली उसका डिस्टेंस या जो भी डिस्टेंस वो पार्टिकल कवर करेगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, हर पॉइंट पे बढ़ता जाएगा इफ़ दैट पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। रुक गया तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्लैट। जैसे कि अगर एक पार्टिकल है, अगर वो मोशन जैसे कि थोड़ी देर तक वो चला फिर रुक गया, रुकने का मतलब कि टाइम बढ़ता जाएगा और वो डिस्टेंस फ्लैट हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। बट ये डिप तो नहीं करेगा, डिस्टेंस में तो डिप नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हो सकता है कि अगर हम इसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट बोल दें, तो अगर ये पहले एक्स में मूव किया तो इतना दूर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फिर ये अगर नेगेटिव हो गया तो फिर ये नीचे की तरफ आता विथ टाइम, जैसे भी इसका कर्व बनता। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। जो भी हमने थोड़े बहुत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पॉइंट्स पढ़े, उनको अगर समराइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल देन 0। 0 से कम डिस्टेंस तो नहीं हो सकता है, ये बात तो तय है कि डिस्टेंस 0 से कम नहीं हो सकता। अगर नहीं मूव किया तो डिस्टेंस 0 रहेगा, अगर एक बार वो मूव कर गया तो 0 से तो ज़्यादा ही होगा। तो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये 0 से बड़ी हो सकती है। अच्छा, बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है और इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा कि पहले ये एक्स डायरेक्शन में कुछ इतना प्लस में मूव कर रहा है, फिर यहाँ से घूम के नेगेटिव इतना मूव कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये लेट से कि ओरिजिन है तुम्हारा, ये है 0,0, ठीक है। ये पहले कुछ 3 मीटर आगे गया और 5 मीटर पीछे आया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल से फाइनल के बीच का डिफरेंस। तो अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो क्या करेंगे हम, ये अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ से ये 5 मीटर पीछे की तरफ आया है, तो ओरिजिन से कितना पीछे आया, ये 2 मीटर। अगर इस वाले पॉइंट से ये 5 मीटर पीछे की तरफ आया तो ओरिजिन से कितना आया, 2 मीटर पीछे की तरफ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
इसके कोऑर्डिनेट्स विल बी -2i कैप, 0। -2i कैप क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -2i कैप, 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली r2 माइनस r1। डेल्टा आर इज बेसिकली r2 माइनस r1। r2 क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन अपने पास क्या है? -2i कैप माइनस ये कितना है? 0i कैप ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -2i कैप। बेसिकली -2i कैप बोलने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 2 मतलब कि x डायरेक्शन में, -x में ये 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर करा इसने फाइनली। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या ले सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? 0 भी हो सकता है। लेट्स से कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाए, वापस यहीं जाए, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट करा उसी पॉइंट पे आके अपना मोशन खत्म कर रहा है, तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर एक पार्टिकल इसी पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करके अगर पीछे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव। अगर आगे रह गया तो पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ठीक है। और स्केलर वेक्टर तो ये पता ही है कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर या इससे बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर या तो इससे बड़ा होगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलने का मतलब क्या है कि उससे छोटा डिस्टेंस तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो भी है वो क्या होगा? या तो डिस्टेंस इसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या ध्यान में रख सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी अगर एक, जैसे कि हमने इस ग्राफ में बात कर रहा था, जो भी हम ग्राफ में बात कर रहे थे कि अगर एक पार्टिकल एक बार अपना मोशन स्टार्ट कर देता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस उसका नेगेटिव या फिर 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 या उससे हमेशा ज़्यादा। तो फोर्थ पॉइंट में बेसिकली ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर एक बार एक पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर दिया तो उसका डिस्टेंस विल नॉट डिक्रीज, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट क्या ध्यान में रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नेगेटिव। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन में, अगर लेट्स से कि इनिशियल पोजीशन इसका ओरिजिन पे था और फाइनल पोजीशन नेगेटिव में चला गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन ध्यान में रख सकते हैं। कुछ और चीज़ें जो हमें डिस्प्लेसमेंट में ध्यान में रखना है, पार्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट को हम लिख रहे होंगे तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे होंगे। लेट्स से कि अगर हम कुछ ऐसे बात करें कि एक पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा है और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स 4,3 हैं और ये ओरिजिन से चला था, तो अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 4i कैप प्लस 3j कैप। ये कैसे लिखा हमने? पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो, तो ये कितना होगा? 4i कैप प्लस 3j कैप। और ओरिजिन से हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये जब भी डिस्प्लेसमेंट हमें डिनोट करना है तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है अंडर रूट करके x² + y²। अगर z है तो z², तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और वो क्या होगा अपना? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली डिस्टेंस, कि यहाँ से यहाँ तक में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है।